Let us begin our revision. Today I have planned two chapters for you. One is from geography and another one is from history. From geography, it is the second chapter, physical features of India and French Revolution from history. And as you know that now we are going to revise only as per the your annual exams, not anything which is, NCERT में ये है वो है. Definitely we need to only focus on the important questions. मतलब ये questions करने ही करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था दैट, मतलब उससे हमें पता लगा था कि इंडिया का जो लोकेशन है ऑन द ग्लोब कहाँ पर है. दैट इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड इट इज ऑल्सो ऑन द ईस्टर्न साइड. And then we also learned कि India itself is called as a subcontinent. This is because India के अंदर जो है we are having all the relief features. जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं वो इंडिया में है. तो वही हम लोग जो है उस फिजिकल फीचर्स को वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. नाउ ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू लुक, अगर हम लोग अपने इंडिया के मैप को अगर हम देखते हैं ऑन मतलब एक वेग ग्राउंड में, तो वी फील कि जो ये वाला एरिया हमारा है दिस वन, ये जो ऐसा चल के आ रहा है, दीज आर ऑल द माउंटेन रेंजेस. एंड ये जो माउंटेन है या तो हम इसको ऐसा देख रहे हैं तो दे आर ऑन द लॉन्गिट्यूडनल हाइट के अकॉर्डिंग, और अगर हम उनको ऐसे देखते हैं लैटिट्यूडनल तो दे आर अकॉर्डिंग टू द लेंथ. तो इन द लॉन्गिट्यूडनल वी डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स. द अपर मोस्ट जो हमारा बिल्कुल ऊपर बर्फ से ढका हुआ जो वन है उसको हम लोग जो है हिमाद्री बोलते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर हिमालय. जो जो ये चीजें हमारी लगी हुई है हिमालय मतलब और ये सब कुछ आपके वन मार्कर क्वेश्चन में आते. तो दे आर फुल ऑफ द ग्रेनाइट स्नो क्लैड माउंटेन्स आपके होते हैं. देन जो आपका उससे रेंज साउथ ऑफ साउथ मतलब उससे थोड़ा नीचे, दैट इज आपका हिमाचल और लेसर हिमालयास. और हमारे जो वैलीज हैं दे आर ऑल फाउंड ओवर हेयर. हमारे बहुत सारे जो वैलीज हैं, जम्मू कश्मीर की जो वैली है, कुल्लू मनाली कुल्लू, ये सारे इन एरियाज में आते हैं. ये एग्जाम्पल में आया हुआ है क्वेश्चन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है दैट इज द शिवालिक, जो कि आपके ड्यून से, जो आपके सेडिमेंट फॉर्म हुए थे उनसे बने हुए हैं. एंड ऑल काइंड्स ऑफ ड्यून यानी कि इनके ये दोनों के बीच का जो ड्यून है उनमें बना हुआ. एंड यू हैव, और ये जो है आपके देहरादून, पतली दून, कोतली दून, ऑल ऑफ दीज आर इन लोकेटेड इन द शिवालिक. और शिवालिक की जो हाइट है वो कम रहती है. देन इफ वी टॉक अबाउट द रीजनल या लैटिट्यूडनल, तो ये ऐसे आपका डिवाइड हो रहा कश्मीर, कश्मीर से लेकर आपका यहां तक. तो कश्मीर से आपके ये और असम तक जाने वाले में इट इज डिवाइडेड एज रिवर. जो है बीच बीच में जो रिवर्स आ रही हैं वो उनको डिवाइड करता है. यानी कि कश्मीर से आपके बीच में सतलज एंड काली रिवर, तो जहां आपका सतलज एंड काली रिवर के बीच में जो है उनको हम कुमाऊं बोलते हैं. देन आपका नेपाल वाला एरिया आता है जो काली और तिस्ता रिवर के बीच में है, नेपाल हिमालय विच इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. एंड देन तिस्ता से देहांग, देहांग इज द वैली जिसके थ्रू ब्रह्मपुत्रा इंडिया के अंदर आता है. तो ये आपके जो है दैट इज द असम हिमालय, वो आपका असम हिमालय है. राइट, दिस इज द लैटिट्यूडनल. एंड जो आपका एक्सट्रीम ईस्ट आता है इनको हम लोग पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न माउंटेन्स भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज ए ईस्टर्न माउंटेन्स. तो हमारा जो हिमालय है इसमें आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, या फिर लॉन्गिट्यूडनल बेसिस, ऐसे करके सिर्फ इनको डिस्क्राइब करना आता है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. अब आता है आपके व्हेन आई मेड दिस, ऐसा ही मैंने जो ये फिगर बनाया था, तो
उसके अंदर आपके जो है ये वाला एरिया आता है जो रिवर से खाली होता है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यू कैन सी ऑन दिस मैप, ये बना हुआ है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा, और असम का। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमारे तीन रिवर्स हैं, यहाँ पे तो इंडस से आ रहा है, यहाँ पर गंगा से, और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्रा से आता है। दिस इज मार्क। एंड इसको जो है, जो ये वाला जो यहाँ बीच में आता है, इनको पंजाब प्लेन्स कहते हैं। जो गंगा से बीच में आ रहा है, इनको गंगा प्लेन कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्रा से आपके जो नीचे आपके एरियाज हैं, जहां पर आपके फील्ड्स हैं, उनको हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं। तो दिस इज सेक्शन with the rivers that flow through these areas. This is the second relief feature, that is northern plains. नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आपके आता है डिफरेंस बिटवीन। नाउ जो डेक्कन प्लेटू है, ये हमारा डिवाइड होता है, दिस डिवाइड्स व्हेन ये वाला जो एरिया है यहां पर, देन ये, एंड दिस, एंड देन ये नीचे वाला आपका जो है डेक्कन प्लेटू। तो जो ऊपर है, ये वाला जो बीच में आता है, इसको हम लोग जो है अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा। तो इसी, आप इसको ऐसे याद रखना, एवीएस, यू कैन रिमेंबर दिस एज एवीएस। तो जो अरावली और विंध्या के बीच में आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, जो कि ऊपर इसको जो है मालवा प्लेटू भी कहते हैं। और इसके जो राइट साइड में आता है वो आता है छोटा नागपुर प्लेटू। अब प्लेटू के आपके पेपर के अंदर जो है वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल, जो मतलब कि ये जो प्लेटू है, दिस वाज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन, ये वो है जो कि हमारा ओरिजिनल गोंडवाना लैंड से आया था। तो ये हमारा जो है द स्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है टैबुलर होता, थोड़ा ऊंचाई में चढ़ता है। दिस इज द क्वेश्चन विच यू कैन गेट फ्रॉम द वन। और आपके मैप में आ सकता है अरावली रेंज, वो आपका राजस्थान की तरफ आता अरावली, और थोड़ा सा नीचे आपका आता विंध्या, दिस इज इन द मध्य प्रदेश, और उससे थोड़ा नीचे ही आ जाता है आपका सतपुरा रेंज। दिस इज, एंड रिमेंबर दिस एवीएस, लास्ट टाइम आई हैड अ वेरी गुड, मतलब मेरे पास जो बच्चे थे ना, उनके नाम एवीएस से स्टार्ट थे। इट वॉज आदित्य, वैभव एंड सानवी। तो मैंने उन्हीं नाम को बोल रखा था कि आप इसको ऐसे याद रखना, तो यू कैन रिमेंबर इन दैट एवीएस। नेक्स्ट इज आपका जो नीचे वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटू, विच इज द ट्रायंगुलर मास। दिस इज अ ट्रायंगुलर मास। और ये जो ट्रायंगुलर मास है, दिस, ये आपका डिमार्क होता है विद दिस, जिसको हम कहते हैं घाट्स। मतलब जो आपका ये प्लेटू है, दिस इज द डेक्कन प्लेटू, एंड दिस डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। और इसके ऊपर का हमारा था एवीएस, दैट इज द आपका सेंट्रल हाईलैंड। और ये जो है कोस्टल और आपके जो डेक्कन प्लेटू का जो कोना है, इन दोनों के बीच में पड़ता है आपके घाट्स। और जो वेस्ट की तरफ पड़ता है उसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और जो ईस्ट की तरफ पड़ता है हम उसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। बाकी में वन वन मार्क के आ जाता है विच इज द वन जो फॉर्म होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपका 3 या 5 मार्कर में आता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जो हमारा वेस्टर्न है, ये आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल, आई हैव मेड इट कॉन्टिन्यूअस, एंड हेयर यू फाइंड नंबर ऑफ हिल्स, छोटे छोटे से हिल्स हैं यहाँ पे, जो वेस्टर्न घाट्स है। ये ऐसे आपके हिल्स आपके चलते रहते हैं आपका, मुंबई के पास गोवा, फिर मतलब आपका मैं, ये पूरा ऐसे चलता है वेस्टर्न घाट्स।
एंड दे आर फुल ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ बारिश बहुत होती है। वेरएज अगर हम ईस्टर्न घाट देखें तो आपने देखा होगा बीच बीच में मैंने डॉट लगा रखा है, देर आर रिवर्स, इनमें बीच में जो है रिवर्स है, तो ये कटे हुए हैं। सो दैट इज इट्स, वेस्टर्न घाट्स आपका जो है लॉन्ग और बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका कटा हुआ है। द हाइएस्ट पीक यहाँ पर आपका जो आता है वो आता है यहाँ पर, दैट इज इन तमिलनाडु, दैट इज अन्नई मुदी या फिर दोदा बेटौर, ये वन मार्कर में भी चांसेस हैं आने के। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट से क्वेश्चन जरूर आता है। एंड ईस्टर्न घाट्स में आपका जो हाईएस्ट है वो है आपका महेंद्रगिरी, इट इज समवेयर इन ओडिशा। So this is the difference between Eastern Ghats and Western Ghats. So this is one of the very important question. इसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। नेक्स्ट हमारा आता है मतलब कि प्लेटू के बाद हमारा आता है द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स हमारे जो है ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इट लाइज ऑन राजस्थान का एक्सट्रीम आपका वेस्टर्न पार्ट एंड सम ऑफ द पोर्शंस इन गुजरात रीजन, मतलब थोड़ा सा वो वाला एरिया आपका है। ये आपके जो है अरावली रेंज के उस तरफ आते हैं। दे आर आपके बारमर, आपका जैसलमेर, ये वाले एरियाज हैं जो आपका मेनली डेजर्ट है। और डेजर्ट में से आपके जो है दो क्वेश्चंस आते हैं। वन इज विच इज द रिवर दैट पासिस थ्रू दिस डेजर्ट, और वो है लूनी। लूनी इज द ओनली रिवर जो आपका पास होता है थ्रू द इंडियन डेजर्ट। एंड दूसरा आपका थार डेजर्ट भी बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर जो आपके सैंड्स हैं, अगर आप देखो तो ये पहाड़ों की जैसे लग रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बार्चन्स इन द लोकल लैंग्वेज, विच रिजेंबल्स लाइक अ क्रिसेंट मून, मतलब जैसे क्रिसेंट मून ऐसे होते हैं ना, वैसे ये मतलब कि बनते हैं। तो इनको बोलते हैं बार्चन। तो ये लूनी और बार्चन वाला क्वेश्चन जो है ये वन वन मार्कर में आपके आता है। या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन डेजर्ट, तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो इस वाले में से या तो वो ये है या फिर ये दोनों। हाँ, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स नॉट टू लीव। अब हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़े थे, और उसके मैंने आपको कहा था कि जो आपका बीच में प्लेटू है और इन दोनों के बीच में जो एरिया वो घाट है, तो ये जो एरिया है वो है हमारा कोस्ट, जो कि इस तरफ अरेबियन सी को जो का किनारा, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल का किनारा है। एंड ऑफ कोर्स हियर यू आर हैविंग द इंडियन ओशन। बट हम लोग यहाँ पर वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्ट साइड में, और इसमें आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वन मार्कर में आ सकता है कि कौन कौन सा कोस्ट है। इफ यू सी, ऊपर कोंकण है, देन कन्नड़ है एंड देन मालाबार है। तो अगर आप इसको ऐसे ही लर्न करोगे तो, और कोंकण कहाँ पर आएगा आपका, कोंकण जो है वो आपका गोवा की तरफ आता है। गोवा से नीचे की तरफ जो है कर्नाटका, दैट इज आपका कन्नड़। और बिल्कुल ये वाला नीचे की तरफ जो आता है, इफ आई मेक इट ऑन दिस वे, तो यहाँ आपका गोवा है, इधर आपका कोंकण कोस्ट आता है, कोंकणी। फिर ये आपका कन्नड़ कोस्ट है, और ये नीचे आपका जो इधर बिल्कुल इसमें आएगा वो आपका जो है मालाबार कोस्ट। और इस तरफ हमारे सिर्फ दो हैं, यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड है नियर तमिलनाडु, नॉर्दर्न सिरकार और नीचे कोरमंड। और ये आपके वन मार्कर क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, दैट इज, या फिर मैप। Last but not the least is the island groups in our country. And on the west, we have Lakshadweep, and on the east, we have the Andaman and Nicobar Islands. देवर मतलब कि दोनों जो है आइलैंड्स हैं। केरला के कोस्ट के पास पड़ता है आपका लक्षद्वीप, विच इज ऑल्सो हैविंग द कोरल आइलैंड, पॉलिप्स कोरल आइलैंड, वन मार्कर क्वेश्चन। और इसका जो इसकी जो कैपिटल है वो है कावारट्टी। एंड ऑल्सो देर इज अ बर्ड सैंक्चुरी, यहाँ पर जो है एक बर्ड सैंक्चुरी है। एंड यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कम, कंपैरेटिवली आपका जो पॉपुलेशन है वो स्पेयर्स है इन लक्षद्वीप। वेर एज अंडमान एंड निकोबार का आपका जो मतलब कि कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर।
एंड देर आर अबाउट 28 आइलैंड्स। और आपका जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था दैट वो सबमर्ज ड्यूरिंग सुनामी बट इट केम बैक, इट इज कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट। आपका नॉर्थ की तरफ आपका अंडमान एंड साउथ की तरफ यानी कि जो ऊपर की तरफ है वो आपका अंडमान है, नीचे की तरफ आपके निकोबार है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल एंड यू ऑल्सो हैव द बैरन आइलैंड विच इज वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो इन आवर कंट्री। ये सारे वन वन मार्कर है, सब कुछ वन वन मार्कर है। इफ योर फ्रेंड हैज गॉन टू पोर्ट ब्लेयर, टू विच आइलैंड हैज ही गॉन? On which island can you find the active island, active volcano in our country? तो यहां पर पोर्ट ब्लेयर, बैरन आइलैंड एंड द वेरी फेमस काला पानी जेल जो है वो भी वहां पर है, जिसको हम सेल्यूलर जेल भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज सेल्यूलर जेल। दो ये सब आपके बुक में है बट सेल्यूलर जेल इज नॉट देयर, बट इट मे कम इन द क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल इन द रिलीफ फीचर। अब एक और 5 मार्कर क्वेश्चन, मतलब ऑन द ओवरऑल। ये जो रिलीफ फीचर्स हैं जो हमने पढ़ा, दैट इज फर्स्ट इज आपका हिमालयास, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड इज आपका प्लेटू रीजन, देन इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अस? हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी रीडिंग इट? बिकॉज अगर हम हिमालयाज बोलते हैं तो हिमालयाज आर द मतलब कि टेम्पल्स और यू कैन से द वन ऑफ वाटरवेज। हमारे जितने भी रिवर्स हैं वो यहाँ से आपके ओरिजिनेट होते हैं। मोर ओवर दे आर ऑल्सो द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द फॉरेस्ट, जहां से हमें मेडिसिन, हमें बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि जितने भी हमें टिम्बर, ये सब कुछ मिलता है। Then if we talk about the northern plain, the northern plain is the food basket, क्योंकि आपके maximum agriculture जो है that is in the northern plain। आपके northern plain is comprising of alluvial soil। northern plain के अंदर आपके जो है alluvial soil है। अगर हम northern plain को देखते हैं तो जो आपका ऊपर की तरफ आता है that is थोड़ा ऊपर की तरफ, that range is called as भाबर। दे आर थोड़े मतलब कि वहां पर जो है पानी नहीं होता, ऊपर जमीन होती है, पानी नीचे नीचे की तरफ दब जाता। देन आपके जो है थोड़े से मार्शी एरिया, जैसे ये वाला एरिया यहाँ पर नीचे आता है, तो दैट इज मार्शी, जहां पर आपका जो है थोड़ा सॉइल जो है वो थोड़ा मार्श हो जाता है, दैट्स तेराई रीजन। देन उसके नीचे जो आता है ये वाला जो रीजन बिल्कुल आ जाता है, इनको हम बोलते हैं भंगर एंड खदर। वी कॉल इट एज भंगर एंड खदर। एंड ये जो भंगर एंड खदर है, दे आर द अलूवियल सॉइल। जो भंगर है, दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, बोर्ड में भी आता है भंगर एंड खदर वाला क्वेश्चन। तो दीज क्वेश्चंस विच कैन बी इन द बोर्ड कैन बी पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जाम, क्योंकि वो हमारे साथ में, आपके साथ में मतलब कैरी ऑन होंगे। तो जो भंगर है दैट इज आपका ओल्ड सॉइल, मतलब जब मिट्टी उड़ते उड़ते थोड़ा आगे आगे सरक जाती है वो आपका भंगर है। उनमें आपके मोटे मोटे कंकड़ होते हैं एंड थोड़ा उनको जो है ट्रीट करना पड़ता फॉर वेजिटेशन। वेरएज आपके जो खदर है वो आपका न्यू सॉइल होता है, जहां मतलब कि रिवर बार बार आता रहता है एंड इट इज वेरी फर्टाइल। इट कंटेन्स ऑल अलूविया, आपका जितने भी मतलब कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होता है। तो इन इस सॉइल के होने की वजह से इंडिया के अंदर जितने भी हमारे वीट पल्सेस, मतलब मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर पल्सेस, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है वो वीट प्रोडक्शन के लिए, वेस्ट बंगाल इज फॉर राइस प्रोडक्शन। तो दिस इज द फूड बास्केट। देन जो पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस इज फेमस फॉर ऑल द मिनरल्स। हम जितने भी मिनरल्स यूज करते हैं, वेदर यू आर यूजिंग द लीड, वेदर यू आर यूजिंग द कोल, वेदर यू आर मतलब गोइंग टू बस, जो मिनरल्स हमारे हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। तो द प्लेटू रीजन जो है वो उसके लिए फेमस है। डेजर्ट्स आपके जो है मतलब कि क्लाइमेटिकली दे आर सेपरेट। देन कोस्टल प्लेन्स हमें जो है हेल्प करते हैं
इन द पोर्ट फैसिलिटीज, क्योंकि जो कोस्ट होता है उनमें पोर्ट होते हैं, जहां जहां कोस्टल प्लेन्स है वहां पोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन योर 10th स्टैंडर्ड यू हैव गुजरात के अंदर आपका कांडला पोर्ट है, महाराष्ट्र पोर्ट इन मतलब महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट, देन गोवा में मारमगाओ, कर्नाटका में आपका जो है न्यू मैंगलोर, फिर आपका कोच्चि पोर्ट, फिर ट्यूटिकोरिन, फिर चेन्नई पोर्ट, फिर आपका दिस विशाखापट्टनम डीप लॉक, उसके बाद आपका पारादीप एंड आपका। तो ये जो एरियाज हैं जिनको हम लोग कोस्टल में पढ़ रहे हैं, दे आर द वन जहां आपका पोर्ट होता है, जिससे हम यहाँ से सामान दूसरे देशों में या वहां से आता है। एंड आइलैंड्स अगेन दे आर, मतलब कि वहां पर भी आपको प्रीशियस मटेरियल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलता है, रबर। हमारा लक्षद्वीप एंड अंडमान दोनों ही रबर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। So all of them have their significance, geographical significance, and that is why we study it as a part of our geography. ये आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सारे के सारे की जो खूबियां हैं वो आपको लिखना। The next I'm revising today is a chapter from history, and the first chapter, that is French Revolution. Again, easy learning, right? Now, when we talk about French Revolution, बिल्कुल आपका जो है 2020 के आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यू डोंट हैव एनी मैथ, सो 20 मार्क्स आपका जो है दैट इज गोइंग टू बी ईदर फ्रॉम द क्वेश्चंस और द आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं। इन ज्योग्राफी ऑफ कोर्स यू हैव 3 मार्कर मैथ्स, तो यानी कि 18 मार्क्स का आपका उसमें आता है, 17 मार्क्स का, और इसमें आपका 18 आता है क्योंकि 2 मार्कर विल गो इन टू द मैथ। तो जो आपका वेटेज है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। लाइक वन चाइल्ड हैड इवन शेयर्ड विद मी द ब्लूप्रिंट। 3 मार्कर, राइट? नाउ 3 मार्क्स का मतलब इट कैन बी डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपका जाएगा ही जाएगा इन द एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपके आ सकता है सम क्वेश्चन विच मे बी फ्रॉम ऑल ऑफ, तो व्हाट आर दोस क्वेश्चन? सबसे पहले है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप लोग जो हो हल्के में मत लेना। द रीजन इज दिस चैप्टर्स, जहां ये चैप्टर खत्म होगा वहां अमिताभ बच्चन जी स्टार्ट हो जाएंगे। हैव यू हर्ड द डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन जी? A very famous dialogue. And the dialogue is that हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। He goes and वो लाइन तोड़कर आगे जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आपको जो है लाइन में लगना। वो कहते हैं जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। तो जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होगा वहां आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट होगा इन 10th स्टैंडर्ड, और वो आपका पहला चैप्टर है। तो जहां आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसको खत्म किया, इसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके 10th में भी है। नेपोलियन वाला क्वेश्चन, देन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या मेशर्स लिए थे वो, तो वो क्वेश्चन वहां पर भी है और वो बोर्ड के क्वेश्चंस है। तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से लर्न करना है, राइट? तो नाउ व्हाट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन अबाउट? अभी मैंने आपको जो एक चीज बताई कि जहां हमारा ये क्वेश्चन, जहां ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है वहां से हमारा 10th स्टार्ट होता है। दैट मीन्स आज व्हेन वी टॉक अबाउट द यूरोप, द मैप विच वी नाउ सी, और हाउ नेशनलिज्म नाम की जो चीज थी वो यूरोप में कैसे स्टार्ट हुई थी, तो दैट ऑल गोज बैक टू द एरिया एरा दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, मतलब व्हाट इज दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो उसके लिए हमारा सबसे पहले आता है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी,
इट वॉज डिवाइडेड, जो लोग होते थे उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता था. द पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स. और वो 3 एस्टेट्स क्या थे? उनमें जो लोग रिलीजियस क्लरिक्स, क्लर्जीज जो थे, वो दोज हु वर टू द चर्चेस, उनको जो है फर्स्ट एस्टेट में डाला जाता था. देन जो नोबल्स यानी कि द एरिस्टोक्रेट्स, द रिच पीपल, उन लोगों को डाला जाता था इनटू द कैटेगरी ऑफ नोबल्स, जो लोग उसमें काम करते थे इन द कोर्ट. एंड द रेस्ट, जो पीजेंट्स हैं, बिजनेसमैन है, कॉमन मैन है, वो लोग आपके आते थे थर्ड एस्टेट में. नाउ थर्ड एस्टेट में भी देयर वर 3 काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हमारे, हम जैसे बोलते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो ये वैसे होते. नाउ इनमें एक और चीज क्या थी कि जो ये क्लर्जीज एंड जो नोबल्स थे, दे हैड द प्रिविलेज कि वो लोग उस, मतलब कि एस्टेट में पैदा हुए हैं, तो दे हैड द प्रिविलेज बाय बर्थ एंड दे वर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स. उनको जो है टैक्सेस नहीं देनी पड़ती थी. वेरस जो आपके थर्ड एस्टेट में जो लोग थे, वेदर दे वर रिच और पुअर, दे हैड टू पे द टैक्सेस. और टैक्सेस जैसे इंडिया में है वैसे ही वहां होते थे. देयर वर डायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर वर इनडायरेक्ट टैक्सेस. एक आपकी जाती थी जो डायरेक्टली आपका जाता था टू द, मतलब कि गवर्नमेंट, और इनडायरेक्ट होते थे जो उन्हें क्लर्जी या नोबल को, इफ दे आर गिविंग एनी सर, उनका कोई सर्विसेज है उसके लिए, विच वर सेड एज टिथ एंड टे. और ये उस वक्त में जो उनकी करेंसी थी, दैट वाज लिवर्स. तो उनको जो है ये पे करना पड़ता था. एंड एवरीथिंग वाज पेड ओनली बाय द थर्ड एस्टेट. क्लर्जीज और नोबल्स लेते थे लेकिन उनको देना नहीं पड़ता. And that was how the society was divided, and the society was also disturbed. उनको ऐसा लगता था कि the laws are not in favor of the third estate. So they were all मतलब कि facing that difficulty. उस वक्त वहां पर बोरबोन डायनेस्टी का जो राजा था, दैट इज लुइस 16, ही केम इनटू द पावर. और जब वो पावर में आया तो उसने जो है, उसके साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि ही हैड टू लुक आफ्टर द कोर्ट. ही हैड हिज ओन लैविश एक्सपेंसेस, उसके खुद के एक्सपेंसेस थे. देन दे हैड आल्सो ड्रेन्ड द ट्रेजर फॉर हेल्पिंग अनदर कंट्री फॉर फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनाइज्म. इन सब की वजह से द ट्रेजर वॉज एम्प्टी and he wanted the money, and he was thinking of levying one more tax, एक और टैक्स को इंक्रीज करने की वो जो है, मतलब he was thinking on that. एंड उस वक्त में जब ये ऐसा कुछ भी होता, तब हम लोग क्या करते हैं इन इंडिया, वी हैव द पार्लियामेंट, जहां पर इन द लोकसभा एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, एंड देन इट गोज टू राज्यसभा, एंड देन प्रेसिडेंट, एंड देन इट कम्स. और बजट वगैरह में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग इन चीजों को देखते हैं. लेकिन वहां पर क्या होता था, जो किंग होता था वो, ही वॉज द मेन. और जो फर्स्ट एस्टेट या सेकेंड एस्टेट होते थे वो उनके साथ में होते थे. और थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स होते थे, दे वर सपोज टू स्टैंड ऑन द राइट, और विमेन वर नॉट अलाउड इन. और इनमें क्या होता था, सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे. देर वर 300 के लिए, मतलब 1 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे करके. एंड फॉर द, मतलब 300 पीपल रिप्रेजेंटेड फर्स्ट एस्टेट, 300 रिप्रेजेंटेड सेकेंड एस्टेट, एंड 600 रिप्रेजेंटेड द थर्ड एस्टेट. और जब भी वो कोई प्रपोजल रखता था, तो जब वोट दिया जाता था तो इनका एक वोट, इनका एक वोट और इनका एक वोट होता था. और अब आप खुद ही सोच सकते हो एज अ, कि अगर इन दोनों ने किसी भी चीज पे वीटो डाल दिया, यस बोल दिया, तो इन्होंने नो भी बोला तो भी वो पास होगा. एंड दैट इज हाउ एवरी टाइम ही विल बी इंक्रीजिंग द टैक्स, मतलब वहां पर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते थे और थर्ड एस्टेट को कुछ नहीं मिलता था. बट दिस टाइम द पीपल वहां पर जो थे, दे वर अपोजिंग. उन्होंने कहा कि देयर शुड बी
रिप्रेजेंटेटिव्स जितने हैं उनके उतने वोट होने चाहिए, 300 300 600 कर, विच द किंग रिफ्यूज्ड, क्योंकि उसे पता था कि 300 300 600 और वो 600, तो भाई वो कोई भी प्रपोजल करेगा तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली थर्ड स्टेट विल विन, तो उसे मना कर दिया। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट दे वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट, और वहां से वो वॉक करके वो लोग जो है वहां पर टेनिस कोर्ट में मिले, जहां उन्होंने खुद को एक नाम दिया, नेशनल असेंबली। और पहले ये लोग जो थे देवर कॉल्ड एज एस्टेट जनरल, पहले इनका नाम था एस्टेट जनरल, यानी कि जो एस्टेट को, फर्स्ट एस्टेट को, सेकंड एस्टेट को, थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। नाउ दे नेम देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, एंड दे मेड अ प्रॉमिस कि वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड राजा को फोर्स करेंगे टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जो राजा है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है इट शुड बी ही शुड। और ये सोचकर उन लोगों ने वहां पर जो है अपना नेशनल असेंबली बनाना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड फ्रेमिंग द, एट दैट टाइम देयर वर सम प्रॉब्लम्स। पहला, देयर वाज अ स्ट्रगल टू सर्वाइव। Why? There was subsistence crisis. ये आपके पेपर का 3 मार्कर का क्वेश्चन है। What is subsistence crisis? तो subsistence का मतलब होता है अपने आप को जिंदा रखना, अपने आप को 2 वक्त की रोटी देना। एंड देयर वॉज पुअर हार्वेस्ट, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए थे, वेजेस नहीं थे, रिच एंड पुअर के बीच में गैप था, ठंड ज्यादा थी, एंड इट वॉज द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज। तो लोग जो हैं दे वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। एंड इस गुस्से में लोगों ने क्या किया, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। उन सब ने जो है रिवॉल्ट में प्रैक्टिस किया, और उनको सपोर्ट किया सम राइटर्स, सम फिलोसॉफिकल थिंकर्स लाइक जॉन लॉक। उन्होंने क्रिटिसाइज किया एंड ही रोट द बुक एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। रूजे ने एन आइडिया बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लोग और गवर्नमेंट के बीच में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर लोग टैक्सेस दे रहे हैं द गवर्नमेंट शुड गिव देम। एंड मॉन्टेज जो था, उन्होंने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऐसा एक लॉ होना चाहिए, ये बोला। एंड दिस वॉज सपोर्टेड, इवन जो है जो विमेन वगैरह थे दे ऑल वर ऑल्सो इन दिस मूवमेंट। एंड एक दिन क्या हुआ, दे ऑल वर इन द लाइन, जेंट्स तो वहां पर थे नहीं, तो जो विमेन थी देवर इन द राइट। और जब वो लोग जो है लाइन में लगे हुए थे, दुकान वाले बंद कर देते थे, तो गुस्से में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। एंड देयर वाज एन अटैक ऑन द बैसिल फोर्ट। ये पेपर में आपके, दैट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो, एंड दैट इज वाई डिड पीपल हेट बैसिल कोर्ट, क्योंकि उनका मानना था कि जो ये रिप्रेसिव पावर्स हैं ये लोग यहाँ रहते हैं, एंड दे ऑल्सो वर हैविंग दिस डाउट कि यहाँ पर आर्म्स छुपे हुए हैं। और वहीं से हम वहां से जो है रिवॉल्ट आपका स्टार्ट हुआ, जो धीरे धीरे ग्रेट फियर आपके उसका नाम क्या, मैप का क्वेश्चन है दिस, मतलब कि इज सेड एज ग्रेट फियर, द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। ये फैलने लगा उन उन एरियाज में जहां पर ये प्रॉब्लम्स थी, इन द विलेजेस। जो विलेजर्स थे उन्होंने वहां पर जो आपके मतलब कि जो हेड होते हैं, चाटे उनके जो घर होते हैं, उन लोगों को लूटना पाटना शुरू कर। एंड नाउ व्हेन द, मतलब कि रिवॉल्ट हुआ, तो द किंग कुड नॉट डू एनीथिंग, एंड अल्टीमेटली ही एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फॉर्म बाय द नेशनल असेंबली। और जो नेशनल असेंबली का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, इट स्टार्टेड विद द डायरेक्टिव्स दैट वर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ। एंड जो पहले प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ उनको अबॉलिश कर दिया गया,
प्रॉपर्टी विच कुड बी ओनली बॉट बाय द टू एस्टेट्स, नाउ उसको फ्री कर दिया गया। दे ऑल्सो गेव द राइट्स लाइक लाइफ, स्पीच, इक्वालिटी, इनको इंट्रोड्यूस किया। एक तरफ लुइस जो है मतलब कि वो मान तो गया, बट ही वॉज नॉट दैट मच हैप्पी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, ये काम कैसे करता था? द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर किंग जो है वो हेड होता था, और उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे उनको चूज किया जाता था बाय द एक्टिव मेंबर्स। जो एक्टिव मेंबर्स होते थे वो लोग चूज करते थे उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड देवर आल्सो द वन जो कि जुडिशरी को भी करते थे। नाउ द किंग हैड टू वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ देम, और जो उनके नीचे काम कर रहा था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंट, पहले उसके अपने लोग होते थे, अब इलेक्टेड थे। एंड ये एक्टिव मेंबर्स होते थे दोज हु आर 25 years एंड अबव, दोज हु हैड द प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी था, या दोज हु आर गिविंग द टैक्सेस इक्वल टू द वेजेस ऑफ लेबर। और इस तरीके से, और जो उसमें मतलब कि हाईएस्ट ब्रैकेट होता था, दे कुड इवन कंटेस्ट। और पैसिव मेंबर्स से सारे विमेन, दोज हु आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी राइट्स, एंड द चिल्ड्रन, और जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। ना उस वक्त में तो मोनार्की एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बाद में जो राजा था ही वॉज, मतलब उसको जो है लग रहा था कि इट इज नॉट, तो वो जो है ही वॉज ट्राइंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट हिज ओन सिटीजन्स। और एक तरफ जो राजा था उसने सिटीजन्स के लिए वो किया, तो जो जितने भी कॉमन लोग थे, दे ऑल फॉट फॉर दिस। एंड देयर इज अ प्लेस मार्शलिस विच इज ऑल्सो द नेशनल एंथम, दे यूज टू मार्च फ्रॉम देम। एंड इन लोगों ने जो है कॉन्टिन्यूसली जो फाइट था, जो राजा ने मतलब कि अपने बाकी पावर्स के साथ मिलके किया था, दे ऑल वर अगेंस्ट। एट दैट टाइम एक तरफ लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ देर वर पीपल हु वर फॉर्मिंग स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज, छोटे छोटे से, और उनको बोला जाता है क्लब्स, पॉलिटिकल क्लब्स। और एक ऐसा ही पावरफुल पॉलिटिकल क्लब था ऑफ जैकोबिन्स। ये जैकोबिन्स जो है, देवर मतलब कि स्पेशल, उनको देखने से ही आपको अलग से पता लगेगा। मोस्टली देवर द क्लॉक मेकर्स टीम, मतलब बिल्कुल जो आपके लोअर उसमें आते हैं ये सब थे, बेकर्स, शू मेकर्स, ये सब थे। और इनका जो मतलब कि लीडर था वो था मैक्समिलन रॉबेस्पियर। और इन्होंने जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए देवर हैविंग द फाइट, इसमें विमेन भी होती थी, और इनके जो क्लोथ्स होते थे देवर सेपरेट, सैन क्यूलोट, मतलब वो नी ब्रीच होता था, नी के नीचे नहीं होता था, अ लॉन्ग ड्रेस का। मेन कुड वियर द कैप्स बट विमेन कुड नॉट। दे ऑल वर मेकिंग दिस, एंड जब इलेक्शन मतलब की हुआ, तो रॉबेस्पियर केम इनटू द पावर, और उसने जो है, उन्होंने जो है लुइस 16 को पकड़ लिया, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। उसको पब्लिकली, उसको और उसकी वाइफ को पब्लिकली मार दिया। जब रॉबेस्पियर वहां पर बना, तो ही एस्टैब्लिश रिपब्लिक। दो इट वाज रिपब्लिक, लेकिन उसके उस एक साल के जो ड्यूरेशन है उसको बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। और इस चैप्टर से दिस इज वन मोर क्वेश्चन यू विच यू हैव टू लर्न। रीन ऑफ टेरर इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसने खौफ का माहौल बना दिया था। दोज हु अपोज डेमोक्रेसी, दोज हु वर अगेंस्ट रॉबेस्पियर, या फिर उनको लगता था कि दे आर नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, दे ऑल वुड बी पुट इनटू अ गिलेटिन, दैट इज अ देन एन इंस्ट्रूमेंट और अ ब्लेड, जिसमें उनका सर काट दिया जाए। और इस तरीके से एनी वन हु अपोज्ड, या उसको लगता था कि दे आर अपोज, मतलब कि वो अपोजिशन में है, उनको मार दिया जाए इफ दे वर फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट उसने क्या किया, काफी मतलब कि जो है लॉ उसने चेंज किए, जैसे सील कर दिया आपके प्राइजेस को, लोगों को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ये उसने डाल दिया कि इसके ऊपर नहीं मिलेगा। प्राइजेस उसने जो है इश्यू कर दिए कि इसी प्राइस पर आप लोग बेचोगे।
एंड जो ग्रेन्स होते थे फार्मर से सीधे उसके पास जाते थे, फिर मार्केट में आते थे। द फार्मर्स कुड नॉट डायरेक्टली सेल इट इन द मार्केट। जो ब्रेड होता था उसको उसने जो है राशन कर दिया, कि थ्रू द राशन ओनली, अब हमने फूड सिक्योरिटी में पढ़ा था, उसी से आप बेच सकते हो। व्हाइट ब्रेड जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया। इस तरीके से उसने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से लोग डरने लगे। एंड इवन उसके खुद के जो सपोर्टर्स थे, दे बिकेम हिज अपोजर। एंड अल्टीमेटली ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1794 इन द सेम गिलेटिन जो उसने दूसरों के लिए बनाया। अब पहले आपका लुइस 16 था, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, फिर आपका रिपब्लिक हुआ। नाउ व्हाट? अब क्या? अब देयर वाज अ स्मॉल, बहुत छोटा सा एक पीरियड था विच इज सेट टू बी कॉल्ड एज डायरेक्टरी। ये जो जो लोगों ने डेमोक्रेसी किया था, ये उन्हीं के थ्रू डायरेक्टरी एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें जो लेजिस्लेटिव्स होते थे, देवर 5 लेजिस्लेटिव्स वर अपॉइंटेड, एंड बाकी जो लोग थ्रू द डेमोक्रेसी आए थे वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, इनका आपस में दे यूज टू हैव द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड द डेमोक दिस डायरेक्टरी वाज अनस्टेबल। मतलब ये जो गवर्नमेंट थी ये अनस्टेबल थी, बिकॉज दे यूज टू हैव इंटरनल फाइट। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ कोएलिशन में होता है, वैसे अनस्टेबल रहता था। एंड इसका जो फायदा था वो उठाया उस वक्त जो मिलिट्री रूलर था, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे वाला क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन जो है, इट इज देयर इन योर 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वाला आता है और ये वाला जो है वो आता है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो 1794 में ही टुक ओवर एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ रूल। उसने अपना जो है सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, वो री ही ईज्ड आउट। जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, उसको उसने काफी इंप्रूव किया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस, जैसे उसने जो है उस वक्त जो फ्यूडल सिस्टम था इन द रूरल एरिया उसको अबॉलिश किया। बट उसका एम था कि फ्रांस के जो आसपास का जो एरिया है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच ओनली। तो उसकी आर्मीज जो है वो धीरे धीरे यूरोप की तरफ बढ़ने लगी। सेकेंडली, ही हैड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स, टैक्स डाल दिया उसने। एंड कौन सी चीज न्यूज में आनी चाहिए, कौन सी नहीं, सेंसॉरशिप डाल दिया। तो जो आपके पॉलिटिकल राइट्स होते थे लोगों के, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। एंड ही एस्टैब्लिश्ड मतलब कि डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर कौन होता है? अ पर्सन हु डिक्टेट्स द टर्म। और उसने इस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, द अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब जो है, दे वर ऑल अगेंस्ट नेपोलियन। एंड देयर वाज अ वॉर विच वी कॉल एज बैटल ऑफ वाटरलू। क्वेश्चन इन 9th as well as in 10th standard। एंड बैटल ऑफ वाटरलू वाज इन 1815, जिसमें नेपोलियन जो है वो हार गया। और यहीं से आपका क्लास 10 का स्टार्ट हो जाता है कि जबकि नेपोलियन हार गया तो क्या हुआ था, कौन सी ट्रेटी साइन हुई थी, ट्रेटी ऑफ वेना। उसको किसने होस्ट किया था? ड्यूक मेटरनिच। तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ही एस्टैब्लिश दिस मतलब कि नेपोलियनिक को, और वहां से आपका 10th चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द फ्रांस विच वी सी टुडे केम। और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों ने मार्च ऑनवर्ड्स पढ़ना है। तो दिस वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ इट वाज डिवाइडेड। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन 1 मार्कर ऑल्सो। आपको बता दिया जाएगा कि क्लर्जी कौन से को करते हैं, व्हाट वर द टैक्सेस दे हैड टू पे, व्हाट वाज लिवर, 1 1 मार्क। Then what was
subsistence crisis. Most of the time it has been a question in 3 marker. ये हमारा 3 marker क्वेश्चन रहा है अभी तक पेपर के अंदर. देन मतलब कि स्टेट जनरल जो है वो 1 marker में आ सकता है. देन हु रोट दिस बुक, ये अगेन आपका 1 marker है. एंड दिस इज देयर इन 10th standard ऑल्सो. द नेम्स ऑफ दीज राइटर्स, जॉन लॉक, रूशे एंड मॉन्टे. राइट. देन रीन ऑफ टेरर आपका अगेन 3 mark. एंड नेपोलियन बोनापार्टे वाला 5 mark. अब हमारा आता है कि व्हाट वर द अदर एस्पेक्ट्स. तो विमेन की क्या पोजीशन था. तो हमने पढ़ा था कि विमेन जो थी दे वर व्हाट वी कॉल एज पैसिव सिटीजन्स. दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स. दे कुड नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टीज. इनफैक्ट विमेन ने जो है थोड़ा सा, जब आपका नेशनल असेंबली आया था उसके बाद थोड़ा सा उन लोगों को ईज आउट हुआ था. लाइक मैरिज लॉ, एजुकेशन लॉ को थोड़ा सा ईज आउट किया गया था, एजुकेशन को ओपन किया गया था. उससे पहले जो थर्ड स्टेट में लेडीज होती थी, दे यूज टू वर्क एज सीमस्ट्रेस, सीलने वाली, डोमेस्टिक हेल्प, फ्लोरिस्ट. वो लोग स्कूल नहीं जाते थे. एंड जो आपके नोबल्स होते थे, दे यूज टू कनेक्ट ईच अदर थ्रू द कॉन्वेंट, थ्रू द मैरिजेस. तो वो थोड़ा ईज आउट हुआ था. लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे. दे नेवर गॉट एनी पॉलिटिकल राइट्स. दे फॉर्म देयर पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर बनाए. उनकी फेमस मतलब कि ओलंपिया डे गॉच करके एक लेडी थी, उसने जो है डिक्लेरेशन फॉर विमेन भी लिखा. लेकिन रॉबेस्पियर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया. It was only in 46 when women got the right to vote in France. Whereas there was one more, और वो आपका था slavery. And this slavery was, ये आपका 1 marker में या फिर मैप में आ सकता है. Either in 1 marker और मैप क्वेश्चन. तो ये जो स्लेवरी था ये ऐसा था कि इफ वी लुक इनटू द मैप ऑफ यूरोप, तो अगर हमारा यूरोप यहाँ पर है, यूरोप का मतलब आपका स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, देन आपका, तो और नीचे आपका जो था दैट वाज आपका साउथ अफ्रीका. एंड सम ऑफ द प्लेसेस इन आपका जो यूएस में जो आपके कुछ एरियाज हैं, दैट इज इन साउथ अमेरिका, नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन साउथ अमेरिका आपके कुछ एरियाज हैं जिनको हम कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं. तो वहां पर इनके कुछ एरियाज थे जो इनके कॉलोनीज थे, जो इनके ये ओन करते थे. वहां उनके पास कॉफी, शुगर, ये सब ग्रो होता था. लेकिन दिस वाज अ लेस पॉपुलेटेड एंड इट इज नॉट डेवलप्ड आल्सो इवन अभी भी. अब यूरोपियंस के जो रिच मर्चेंट्स थे, जो लोग मतलब कि जो बिजनेसमैन होते थे, वो चाहते थे कि वहां से कॉफी आए तो वो उसको पैसा कमाए. लेकिन वहां जाकर काम कौन करेगा. उसके लिए दे फाउंड अ सोल्यूशन. उनके जो मर्चेंट्स होते थे दे वुड गो टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में बहुत पॉवर्टी होती है, तो वहां लोगों को बेच देते हैं, अपने बच्चों को, अपने. तो स्लेव्स वहां से खरीदते थे एंड दे वुड बी टाइटली पैक्ड इन द शिप. उनको शिप में डाला जाता था, टाइटली उनको बंदी बनाकर. एंड दे वुड बी डिपोर्टेड टू दिस आइलैंड. यहाँ आने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था, यहाँ पर दे वुड बी वर्किंग एज अ स्लेव्स. वो लोग काम करते. एंड ये जो सामान होता था इससे आसानी से यूरोप का काम हो गया. तो दिस वे द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है ये वहां पर उस वक्त में था. लेटर ऑन देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने मतलब कि स्लेव ट्रेड को जो है मना भी किया था, बट अगेन इट वाज री इंट्रोड्यूस्ड. तो दिस इज हाउ. एंड ऑफ कोर्स मतलब कि लास्ट इट वाज अबॉलिश्ड और अभी नहीं है वहां पर. तो इन दिस मैनर देयर वर सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. जैसे वहां की जो विमेन थी दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स. जो वहां पे स्लेव ट्रेड था वो बड़ा प्रोमिनेंट था. एंड देयर वर मतलब और इसके बाद एंड में हमें क्या मिला. फ्रॉम द एंटायर फ्रेंच रेवोल्यूशन वी गॉट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू डे टू डे प्रैक्टिस. एंड दिस, ये जो आइडियाज थे दे वर कैरीड अक्रॉस द वर्ल्ड.
नॉट ओनली इन फ्रांस, नॉट ओनली इन यूरोप, अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इंडिया के अंदर राजा राम मोहन रॉय एंड टिप्पू सुल्तान जो थे, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियाज, और वो इंडिया के अंदर इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग। तो हमने जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी, हमारे इसमें लिबर्टी है, राइट टू मतलब कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया था। सो दैट इज द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। टिप्पू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय वाला क्वेश्चन 1 मार्कर में आया है कि हु वर द टू इन्फ्लुएंस, मतलब कि द पीपल हु वर इन्फ्लुएंस टू इंडियन, who were influenced by the फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो टिप्पू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब कुछ आता है। और मेरे मतलब कि आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माय स्टूडेंट जो है वो कहता था, मैम हर चीज में तो आप कहते हो गांधी जी ने सब कुछ किया था, तो मैंने गांधी जी लिखा था। तो प्लीज डोंट राइट इन दैट वे, इट इज राजा राम मोहन रॉय एंड टिप्पू सुल्तान who were influenced by the ideas of French Revolution, which can be a 1 marker question. So that is all in the chapter French Revolution. With this, your first chapter of history is also revised and 2 chapters from your geography already done.